नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के प्रतिभा बैच में। आज हम क्लास नंबर 3 देखेंगे और ये हिंदी की क्लास 3 भी है। ठीक, तो इसमें अभी वर्णमाला ही चल रही है और वर्णमाला का आज पार्ट 3 हम देखने वाले हैं। और ये पार्ट भी दोस्तों क्वेश्चन आंसर पर ही आधारित है। जैसे ही देखिए क्वेश्चन आंसर हमारे खत्म होंगे उसके बाद थोड़ी सी मैं आपको इसकी थ्योरी कराऊंगा, ठीक, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी के। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। पहला प्रश्न है, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए है वाह, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी या, फिर ऑप्शन डी का। तो देखिए बात करें अगर ऑप्शन ए वाह की, तो देखिए वाह का उच्चारण आप करके देखें। वाह, वाह, ठीक। इसको बोल कर देखें तो हमें देखिए जैसे ही इसको उच्चारण करेंगे वाह, तो जो निचला वाला होठ है हमारा, इससे ऊपर वाले दांत मिलेंगे। वाह, ठीक। तो दांत और होठ दोनों इसमें मिल रहे हैं इसके उच्चारण करते समय, तो वाह ही क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ्य ध्वनि हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। सही है। तो इसका क्या सही आंसर है? वाह, यानी ए। फा की अगर बात करें तो देखिए फा का उच्चारण करके देखें। फा, तो जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? ये ओष्ठ्य ध्वनि हो जाएगी। और या की अगर बात करें, या, तो देखिए या का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो देखिए इससे पहले मैं आपको स्वर के उच्चारण करने की बात बताऊं। जैसे ही देखिए हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जब जीभ है तो वो किसी भी भाग से टच नहीं करती है, मध्य में ही रहती है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं। लेकिन हमने व्यंजनों का उच्चारण किया तो जो जीभ मुख्य किसी न किसी भाग को टच करती है। इसी कारण कोई व्यंजन दंते होगा, कोई ओष्ठ्य होगा, कोई कंठे होगा। ठीक। अब ऐसे में देखिए स्वर को मतलब स्वर कहीं भी जीभ टच नहीं कर रही, व्यंजनों में जीभ टच करती है। और जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे या रा ला वा, उसमें क्या है, जीभ ना ही देखिए स्वतंत्र रूप से रहती है और ना ही किसी चीज को टच करती है, बल्कि टच करने का अर्थात स्पर्श करने का प्रयास करती है। जब प्रयास करती है तो यही कारण है अंतस्थ व्यंजनों को ईसत स्पर्शीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ईसत स्पर्शीय का नाम होता है हल्का सा छूने का प्रयास करना। ठीक। और जो का है हमारा यह है कंठे ध्वनि। ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दूसरे नंबर का, कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? यानी एक विकल्प हमारा शुद्ध है, सही है, और तीन गलत हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हमें यहाँ पर देखना है। सा की बात करें तो दंते, और शा मूर्धन्य दे रखा है इन्होंने, और जो सा है वो तालव्य, और चा है कंठे। तो देखिए जो सा है दोस्तों ये दंते है। ठीक। तो हमारा ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। और बात करें इसकी जो शा है, ये इसका उच्चारण करेंगे शा। तो ये शा है दोस्तों ये मूर्धन्य नहीं है, बल्कि क्या है, ये तालव्य है। तालुशा है, इसको तालुशा बोलते हैं। और जो सा है ये तालव्य नहीं है, ये है दोस्तों मूर्धा। और जो चा है ये तालव्य है, इचु या शानम तालव्य। इसका मैंने आपको सूत्र भी बताया था पिछली वीडियो में। और यहाँ पर देखिए कंठे दे रखा है, यानी ये गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कंठे ध्वनि कौन सी है? टा, पा, शा या का। तो जो टा है दोस्तों ये है मूर्धा ध्वनि। पा की बात करें तो ये है ओष्ठ्य। और जो शा है अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया ये क्या है, तालु। और जो का है यही हमारी कंठे ध्वनि है, अर्थात ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा ठीक है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है? या, मा, रा या फिर ला। तो देखिए या, मैंने अभी आपको बताया था जो अंतस्थ व्यंजन चार हैं हमारे, या रा ला वा, ये क्या, हाँ देखिए हल्का सा छूने का प्रयास करती है इसमें जीभ, यानी इनको ईसत स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। तो यह यूं कहते हैं कि आधा छू लेती है। तो इसी कारण अंतस्थ व्यंजनों को, जो चारों अंतस्थ व्यंजन हैं, उनको क्या कहेंगे? अर्धस्वर कहेंगे। अगर प्रश्न इस तरह से पूछे कि अर्धस्वर कहलाता है, तो उसमें ऑप्शन में दे कि ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। इस तरीके से जब देंगे विकल्प, तो हम उसमें अंतस्थ व्यंजन लगाएंगे। और अंतस्थ व्यंजनों में भी देखिए दो जो व्यंजन है वही अर्धस्वर कहलाते हैं, या और वा। या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। तो इस ऑप्शन में देखेंगे हमारा वा तो नहीं है, या है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जो या है अर्धस्वर कहलाता है। सही है।
तो या और वा दोनों एक साथ हो तो दोनों अर्धस्वर कहलाएंगे। और अगर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इस तरीके से बांट कर विकल्प दे, तब हमें उसमें अंतस्थ व्यंजन लगाना है। ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन ए है या, रा, लावा। ऑप्शन बी है चा, छा, जा, झा, वा। सी है छा, तिरा, शिरा, गया। और डी है शा, सा, सा, हा। तो देखिए जो या, रा, लावा है दोस्तों, ये है अंतस्थ वर्ण। चा, छा, जा, झा, वा ये स्पर्श व्यंजन से हैं। और स्पर्श व्यंजन में भी इनको स्पेशल स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जो चा, छा, जा, झा, वा है, इनको स्पेशल स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जो छा, तिरा, सिरा, गया है ऑप्शन सी के, ये है संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण। और जो ऑप्शन डी है हमारा, ये ऊष्म वर्ण है। ठीक। शा, सा, साहा, यानी जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख से ऊष्मा निकलती है। और ऊष्मा क्यों निकलती है? क्योंकि मुख से जो हवा निकलती है वो रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है, संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। इसी कारण वो उस जो वायु होती है वो गर्म हो जाती है। इस कारण इनको ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब देखिए जो वो वायु है वो रगड़ खाते हुए, संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है। यही कारण है इसका दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन या संघर्षी वर्ण के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं, शा, सा, साहा को। सही है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी जो ऊष्म वर्ण है शा, सा, हा है। और इनको संघर्षी वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? ऑप्शन ए वाला, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था जो स्पर्श व्यंजन है ये हमारे सबके सबके यहाँ स्पर्श व्यंजन है। यानी स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग आते हैं, कचट, तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इन पांचों में स्पेशल जो चा वाला वर्ग है, चा, छा, जा, झा, वा, इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। सही है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी जो चा, छा, जा, झा, हुआ है, ये स्पर्श संघर्षी ध्वनियां है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? तो देखिए ऑप्शन ए है डा, ढा। ऑप्शन बी है जा, झा। ऑप्शन सी है पा या पा। ऑप्शन डी है गा, घा। तो देखिए ये तो मैंने अभी आपको बताया था, जो बी ऑप्शन में है चा, छा, जा, झा, हुआ, ये कौन से हैं? तो ये है तालव्य, इचु यशानम तालव्य। मैंने इसका सूत्र आपको बताया था, इचु यशानम तालव्य। और पा और फा ये ओष्ठे हैं, गा और घा ये कंठे हैं। तो जो टा वाला वर्ग है हमारा, टा, ठा, डा, ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है। यानी हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। मूर्धन्य में और कौन सा आता है? एक जो शा, षटकोण वाला सा है वो आता है। और री से ऋषि वाले जो है वो भी मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखें दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन क्या बनता है? यानी किसके योग से बनता है, यहाँ पर यह चीज हमें बतानी है। तो बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है, छा, तिरा, सिरा और ज्ञा। तो यहाँ पर ज्ञा पूछा है किससे मिलकर बनता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सी है, इससे मिलकर बनता है। यानी जा और जा के नीचे देखिए हल लगा हुआ है, हलंत है जा। और इसके बाद उआ। देखिए उआ के नीचे अगर हलंत होता तो यहाँ पर भी ये ज्ञा के नीचे भी हलंत होता। यहाँ पर अगर पूछता कि संयुक्त व्यंजन, अब इसके नीचे देखिए इस तरह से हल नहीं है, तो यहाँ भी उआ के नीचे भी हल नहीं है। कहने का मतलब ये है, जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि अगर ये पूछे छा जो है वो इसके नीचे हल लगाकर पूछे किसके योग से बनेगा, तो हमें देखिए ये का के योग से बनता है तो का के नीचे भी लगाना पड़ेगा। और जिस जो इसके साथ बाद में आएगा उसके नीचे भी लगाना पड़ेगा। यानी जो पूछा उसके नीचे अगर लगा हुआ है तो ठीक। तो हमारे नो का जो आंसर है वो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? देखिए घोष और अघोष की अगर हम बात करें तो घोष का अर्थ होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो हमारे वो है ये स्वर तंत्र कंपन यदि करता है तो घोष वर्ण है। और जब स्वर यंत्र है कंपन नहीं करे तो वो क्या कहलाएंगे? अघोष वर्ण कहलाएंगे। अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए जो मैंने आपको स्पर्श व्यंजन बताए हैं, स्पर्श व्यंजन में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,
टावर और पावर, कचट तप, इस तरीके से याद रखेंगे। तो इसमें जो पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का क्या मतलब, जैसे का वर्ग का का और खा आ जाएगा, चा वर्ग का चा और छा आ जाएगा। तो एक प्रत्येक वर्ग का यानी पांचों वर्ग का पहला वर्ण और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, और प्लस तीनों शा अघोष होते हैं, शा सा सा। ठीक, याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का इसका तरीका ये है दोस्तों, अघोष से एक चीज याद रखना, 12 सा, 12 सा। 12 सा का मतलब है, यानी एक का मतलब है प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, और दो का मतलब है प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और सा का मतलब है तीनों शा। सही है, तीनों शा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा वर्ड अघोष है, तो देखिए चा की बात करें तो पहला ही वर्ड है, जा की बात करें तो चा छा जा तीसरा है, और झा चौथा है, और टा ठा डा तीसरा है। तो पहला और दूसरा ही हमें यहाँ पर देखना था, तो ए में है पहला वर्ड चा। तो अघोष कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ड घोष या सघोष है। यानी अघोष जिसका हम जब उच्चारण करें तो स्वरयंत्र कंपन नहीं होता, और घोष या सघोष में क्या होता है, स्वरयंत्र कंपन होता है। घोष और सघोष का एक ही है, ठीक। देखिए घोष का मतलब होता है कंपन होना, अब सघोष का मतलब होगा कंपन होने के साथ। जैसे हम कहें कि आपकी दावत है परिवार से, सही है, या कह दें से परिवार यानी परिवार के साथ, तो सा जब लग जाता है तो साथ हो जाता है। तो घोष का मतलब कंपन और सघोष का मतलब कंपन के साथ। तो कौन से वर्ण हैं जो कंपन के साथ उच्चारित होते हैं, तो देखिए मैंने अघोष में तो बताया पहला और दूसरा वर्ण स्पर्श व्यंजन के, तो बाकी जो बचे वो किस में पहुंच जाएंगे, वो सघोष या घोष में पहुंच जाएंगे। कौन कौन से बचे, तो हमारे बचा देखिए तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। इसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन इसमें आएंगे, ठीक, अंतस्थ आएंगे, और उसमें तीनों शाह पहुंच गए। जो तीनों शाह पहुंचे हैं तो उसमें से क्या बचा, हा बच गया। हा बचा है, यानी ऊष्म व्यंजन में चार व्यंजन होते हैं, तो तीन शाह उसमें पहुंच गए, तो हा उसका बचा, तो हा आ जाएगा इसमें। और इसके बाद दोस्तों ऑल स्वर इसमें आते हैं, ठीक, ऑल स्वर, सभी स्वर किस में आते हैं, घोष या सघोष में आते हैं। तो निम्न में से कौन सा वर्ग घोष या सघोष है, तो इसमें देख लो तीसरा चौथा पांचवा कौन सा, पा की बात करें तो पा तो पहले ही है, इसका मतलब ये अघोष हुआ। ता था दूसरा है, ये भी अघोष हुआ। पा फा बा, बा जो है दोस्तों ये हमारा तीसरा है, पा फा बा, तो तीसरा है, यानी पा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो किस में आ जाएगा, घोष या अघोष में ही आएगा। और देखिए अघोष में मैंने तीनों शा बताए थे, तो सा भी किस में पहुंच जाएगा, घोष, अघोष में ही जाएगा। तो इसका 11 का हमारा आंसर सी यहाँ पर ठीक है, ठीक। इसके बाद देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न, ये कौन से वर्णों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया था दोस्तों। देखिए अयोग वाह को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि इनको पहले स्थान दिया गया था कि ये व्यंजन के साथ आएंगे, क्योंकि जब हम जो अयोग वाह होते हैं अनुस्वार और विसर्ग, कौन कौन से होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इसको कहते हैं हम अयोग वाह। तो जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे इन्हें उच्चारण करने में असहायता दे रहा है। और जिनको उच्चारण में अर्थात स्वर उच्चारण उच्चारण करने में सहायता करते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि इनको व्यंजनों के साथ रखा जाए, लेकिन जैसे इनको व्यंजनों के साथ रखा तो इन्होंने उनका उच्चारण कर दिया। जैसे का के साथ अनुस्वार रखा तो कन, और विसर्ग रखा तो कहा, उसका उच्चारण कर दिया। अब वहां पर ये बात की गई कि भाई व्यंजनों का उच्चारण तो स्वर करते हैं, तो इनको स्वर के साथ रखा जाए। इस तरीके से मतभेद में इनको क्या है, बीच में रख दिया गया। यानी ना ही पूर्णतः तरीके से स्वर के साथ इनको स्थान दिया गया, और ना ही व्यंजन के साथ स्थान दे दिया गया, बल्कि जो अयोगवा है अनुस्वार और विसर्ग, इनको स्वर व्यंजन के बीच की कड़ी मान लिया गया। और लेकिन परंपरा के अनुसार इनको स्वरों के साथ रखा जाता है। जैसा अगर सामान्यतः स्वर की संख्या या स्वर की संख्या ही पूछे तो हम कितना लगाते हैं, 11 लगाते हैं। लेकिन अगर कुल देकर पूछे कि कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब हम इन्हें जोड़कर यानी इन्हें ऐड करके स्वर की संख्या बताते हैं कि 13 स्वर होते हैं, जब कुल पूछे तो। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या रा लावा। स्पर्श व्यंजन जो हमारे
पहले 5 वर्ग वाले हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कचट तप वाले, उनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन शा, सा, हा होते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी की बात कही जाएगी तो अयोगवा को कहा जाता है, यानी 12 कड़ी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है दोस्तों कि कौन से वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना गया है? अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अयोगवा या अनुस्वार? तो देखिए, अब बात करें, मैंने अयोगवा को बताया कि जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, लेकिन उच्चारण की बात अगर की जाए कि उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच माना जाता है, वह है अंतस्थ व्यंजन, यानी इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस तरीके से? तो देखिए, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ किसी भी भाग से टच नहीं करती मुख के, बल्कि बीच में यानी मध्य में ही रहती है। इसके बाद जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीभ कहीं ना कहीं टच करती है। लेकिन जब हम अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो जीभ टच ना ही तो पूर्णतः स्वतंत्र होती है और ना ही पूर्णतः टच करती है, बल्कि टच यानी स्पर्श करने का प्रयास करती है, जिस कारण इनको ईसत स्पर्शीय व्यंजन यानी हल्का सा छूने वाले व्यंजन कहा जाता है। तो यही कारण है, इनको जो जब उच्चारण करते हैं तो इन्हें स्वर व्यंजन के बीच में रख दिया गया, यानी हल्का सा छूने का प्रयास करते हैं। तो 13 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा, ठीक। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा वर्ण अल्प पिराड़ है? अल्प पिराड़ और महापिराड़ कौन से होते हैं? यानी देखिए, जब हम उच्चारण करते हैं वर्णों का तो मुख से हवा निकलती है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते के समय मुख से कम हवा निकलती है उन्हें अल्प पिराड़, और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख से ज्यादा निकलती है उन्हें महापिराड़ कहते हैं। तो अल्प पिराड़ की अगर बात की जाए तो इसमें जो आते हैं, जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, उसका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण आता है। तो यहाँ पर देख लें, का खा, जो खा है वो दूसरा है, का खा गा, जो गा है ये हमारा तीसरा है, यानी बी सही हो जाएगा, और घा चौथा, टा ठा ठा दूसरा है, ठीक। तो कौन सा वर्ण अल्प विराड़ हो गया हमारा? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण, पांचवा वर्ण, और इसके साथ ही देखिए अंतस्थ भी आ जाएगा दोस्तों, अंतस्थ, ठीक। और इसके साथ ही अनुस्वार भी आ जाएगा। अल्प विराड़ में अनुस्वार भी आता है, अनुस्वार और स्वर, जो हमारे 11 स्वर बचे वो इसी में आएंगे, ठीक। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।